हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 2 मई 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मई 2023 में आए हुए द हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा फ्रंट पेज में क्या है, सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन एंड वेट फॉर कंसेंसुअल डाइवोर्स। कंसेंसुअल डाइवोर्स को लेके जो वेट है उसको एंड करने की बात की जा रही है बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है डाइवोर्स के जितने भी केसेस होते हैं वो कहाँ पे हियर किए जाते हैं, फैमिली कोर्ट्स में, जो कि आपके एडिशनल कोर्ट्स होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 एक आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है ऐसे कोई भी केसेस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हियर करने की। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो कंसेंसुअल डाइवोर्स होता है यानी कि सहमति वाली डाइवोर्स होते हैं उसको हियर करेंगे। लेकिन कंडीशन उसमें कौन कौन सा, इसमें ये सारे कंडीशन है। ये जो केस होनी चाहिए ना, ये इरिविटेबल होनी चाहिए, यानी कि इस केस को बिल्कुल हम लोग वापस से सही नहीं कर सकते हैं। जो डाइवोर्स होता है दो पर्सन के बीच में, उसके बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। सेपरेशन जो होना है ये इनएविटेबल है, यानी कि सेपरेशन जो है वापस से हम जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ें इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बिल्कुल कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे केसेस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हियर किया जा सकता है और इसके साथ साथ डैमेज जो है इरिपेरेबल हो, यानी कि जो रिलेशन जो खड़ा हुआ है वो भी सही नहीं किया जा सकता है। बस इसी के बारे में ये जो आर्टिकल है ये आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसेंसुअल डाइवोर्स को वेट नहीं करने का जो अधिकार है वो दे दिया है, यानी कि इसकी केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हियर करी जाएगी। ओके, बट ये कुछ पर्टिकुलर केसेस ही होंगे जो यहाँ पे हियर करी जाएगी। ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, सो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये कब हुआ था? 1950 में। 1950 में कब? 26 जन 1950 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट कभी कभी 28 जन भी मैंने बोला जाता है, 28 जन, काफ़ी सारे आर्टिकल 28 जन बताया जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 124 टू 147 तक, क्योंकि 148 से 152 कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 124 टू 147 ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है जुडिशरी का, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है? सॉरी, कौन नहीं, एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़, धनंजय यादवेंद्र चंद्रचूड़ जी। और ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 49th कौन थे? यू ललित, ये 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ओके, एंड नंबर ऑफ जजेस की बात करें ये होती है 33+1, यानी कि 33 और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कोरम है सुप्रीम कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा कोरम है, यानी कि इतने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि बगल में ये है। आपको पता है बिहार में क्या चल रहा है? कास्ट सेंसस चल रहा है। कल भी एक आर्टिकल आया था जिसमें SP चीफ अखिलेश यादव जी बोल रहे थे जो कास्ट सेंसस है ये डेवलपमेंट का एक निशानी होता है। बाकी कुछ पॉलिटिकल एजेंडा उसमें चलाए गए थे, वो उससे हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। सो इसी के तहत यहाँ पे ओडिशा भी बिगेंस किया है OBC कास्ट सर्वे को, कास्ट सर्वे जो वो करना स्टार्ट कर दिया ओडिशा ने। सो आपको क्या पता होना चाहिए, बिहार के बाद कौन सा स्टेट कास्ट सर्वे स्टार्ट किया है? ये उड़ीसा करने जा रहा है कास्ट सर्वे। उड़ीसा में आपको पता होगा रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? राउरकेला में। ये हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है राउरकेला में, इस हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जिसमें मैच हुआ था अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। ये दो स्टेडियम में हुआ था, एक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला एंड भुवनेश्वर में। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पता होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करी थी? फैक्ट्रीज एक्ट जो है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अमेंड करके स्टेट में फैक्ट्रीज एक्ट को लेबर को लेके कई सारे जो एक्ट है वो पास किए थे। सो ये अमेंडमेंट को विथड्रॉन किया जाता है। ये स्टालिन साहब जो CM है तमिलनाडु के, उसके द्वारा ये कहा गया है इसे विथड्रॉन किया जाएगा। और इसके बारे में काफ़ी सारी यहाँ पे बातें यहाँ पे बताई गई है। एक्ट को विथड्रॉन किया जाता है स्टेट से, ये MK स्टालिन साहब के द्वारा ये बातें बताई गई है। ओके, फैक्ट्रीज एक्ट जो लेबर के लिए होता था इनको लेके यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उसमें फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंडमेंट करके जो वर्किंग आवर्स है वो 48 आवर्स पर वीक तो रहेगा ही रहेगा, बट पर डे 12 आवर्स करके 4 दिन में ऐसे करके ख़त्म करना था। ये जो एक्ट पास किया गया था तमिलनाडु असेंबली में वो बिल्कुल डिसोल्यूट किया जाएगा। ये तमिलनाडु के CM के द्वारा बातें कही गई है। ओके, हम लोग बात करें तमिलनाडु के बारे में। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट आपको पता होना चाहिए कब आया था? 1948 में। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। ओके, तमिलनाडु के बारे में हम लोग बात करें। तमिलनाडु में आपको पता होगा तमिलनाडु से एक मैथमेटिशियन जो कि कौन है? श्रीनिवास रामानुजम जी। ये ईरोड डिस्ट्रिक्ट से हैं तमिलनाडु के, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे, और ये बर्थ एनिवर्सरी कब हुआ था? इनका बर्थ कब हुआ था? 1887 में। और इन्हीं के बर्थ 22 दिसंबर 1887 में इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ईरोड डिस्ट्रिक्ट से थे कौन? श्रीनिवास रामानुजम जी। ओके, तमिलनाडु में रिसेंटली कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो न्यूज़ में है। तमिलनाडु का पोर्ट है तूतीकोरिन।
तूतीकोरिन, जिसे हम लोग वीओ चिदम्बरनार फोर्ट भी कहते हैं। वीओ चिदम्बरनार फोर्ट में हाइड्रोजन हब डेवलप किए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए 13th जो मेजर पोर्ट है उनमें से 3 मेजर पोर्ट्स को जो है एज अ हाइड्रोजन हब डेवलप किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा बताई गई ये बातें। ओके, ये 3 पोर्ट्स कौन कौन से होंगे? वीओ चिदम्बरनार फोर्ट सबसे पहला तमिलनाडु में, तूतीकोरिन में जो कि तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। कांडला पोर्ट को हम लोग दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं, दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद एक पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। ये कौन सा पोर्ट है? पोर्ट मतलब बंदरगाह। ये कौन सा पोर्ट है उड़ीसा में? ये पोर्ट है पारादीप पोर्ट, PARADWIP, पारादीप पोर्ट। ओके, सो इसके बाद हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस जो है ना, ये कौन स्टेट स्टार्ट करवाई है? ये तमिलनाडु स्टेट ने स्टार्ट करवाई है हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस। इसके साथ साथ रिसेंटली एक स्विमर है सेलार करके, सेलार नाम इसका टाइटल है, और इन्होंने श्रीलंका से इंडिया के धनुषकोडी तक क्या करी थी? स्विमिंग करी थी। 5 घंटा और 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे में 29 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने स्विम करी थी, और अंडर 21 के सबसे जो फास्टेस्ट स्विमर है वो बन गए थे सेलार जी। ओके, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम लोग। सीएम आपको यहाँ पे MK स्टालिन देखने को मिलेगा और गवर्नर RN रवि जी देखने को मिलेंगे। MK स्टालिन DMK पार्टी से है, द्रविड़ मुनेत्रम कजागम पार्टी से है। और ओके, एंड रिसेंटली क्या हुआ? चेन्नई में कई सारे गेम्स इनोवेट किए जाएंगे। यहाँ पे चेन्नई में गेम्स इनोवेट किए जाएंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला वर्ल्ड स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चिल्ड्रेन स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये कहाँ पे? ये चेन्नई में इनोवेट किए जाएंगे। ये सेकंड एडिशन होगा। फर्स्ट एडिशन 2019 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है, वहाँ पे इनोवेट किया गया था। और ये सेकंड एडिशन जो है चेन्नई में इनोवेट किए जाएंगे। ये 2 फाउंडेशन के द्वारा इनोवेट किए जाएंगे। एक है श्री दया फाउंडेशन एंड स्ट्रीट चाइल्ड फाउंडेशन। इन दोनों फाउंडेशन के द्वारा ये स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप इनोवेट किए जाएंगे चेन्नई में। अमर पैलेस नाम करके जगह है वहाँ पे चेन्नई में, वहाँ पे इनोवेट किए जाएंगे। इसके बाद वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, SQUAS स्क्वैश चैंपियनशिप, ये भी चेन्नई में इनोवेट किए जाएंगे। एशियन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये भी चेन्नई में इनोवेट किए जाएंगे। एशियन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, एशियन हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में आपको देखने को मिलेगा। कुआलालंपुर में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है WBF, उसका भी हेडक्वार्टर आपको कुआलालंपुर में देखने को मिलेगा। एंड चेन्नई में अगर हम बात करें एक PM मित्रा पार्क की, चेन्नई में कुछ नहीं, PM मित्रा पार्क जो है ये सेटअप किए जाएंगे। कितने PM मित्रा पार्क सेटअप किए जाएंगे? PM मित्रा मीन्स प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड एडिजन अपैरेल। ये PM मित्रा पार्क टोटल 7 जो PM मित्रा पार्क है ये सेटअप किए जाएंगे। इसमें से एक तमिलनाडु में भी सेटअप किया जाएगा। तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा आपको ये बताना है। बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा? विरुधुनगर में सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा 6 अलग अलग PM मित्रा पार्क भी सेटअप किए जाएंगे। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में ये सेटअप किए जाएंगे? पहला लखनऊ जो कि यूपी में, गुजरात में नवासरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नवासरी आप देखना जब सूरत से नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो नवासरी है। उसके बाद वारंगल तेलंगाना में, और फिर उसके बाद कर्नाटका में कौन सा? कालबुर्गी, और महाराष्ट्र में अमरावती। ये 7 डिस्ट्रिक्ट में PM मित्रा पार्क जो है ये सेटअप किए जाएंगे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग। सबसे जो नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिलेगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी। आपको पता होगा क्या, जो स्टेट होती है, कई सारी स्टेट जो है यहाँ पे गवर्नर और CM यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पार्टी के बीच में सिर्फ देखने को मिलती है। होता क्या है, जो स्टेट है, स्टेट असेंबली में बिल्स पास कर दिए जाते हैं, बट ये जब बिल्स को, कोई भी बिल्स है, वो बिल्स जब एसेंट के लिए, सहमति के लिए, किसके? गवर्नर की सहमति के लिए गवर्नर के पास सौंपा जाता है, तो गवर्नर इस बिल पे अपना कोई भी एसेंट देते ही नहीं है। ना ही ये बिल वापस करते हैं असेंबली में, ना ही इस पर सिग्नेचर करते हैं, एसेंट देते हैं। तो इसको लेके जो बिल्स को पास होने में जो देरी होती है, उसको लेके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करी है, एक रिजोल्यूशन पारित करी है, प्रस्ताव पारित करी है अपनी असेंबली में। गवर्नर को इस टाइम फ्रेम के अंदर इस बिल को एसेंट देना ही देना होगा। और ये हमारे आर्टिकल जो 200 है संविधान का, उसमें भी ये मैंडेट है कि गवर्नर को देना ही देना होगा। गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है कोई भी जो बिल्स है उसको रखने की, बस उसे उसमें सहमति देना ही होता है। एक बार को वो असेंबली में भेज सकते हैं वापस से उसमें पुनर्विचार के लिए। जब ये वापस से असेंबली से पारित होकर फिर से गवर्नर के पास जाएगी तो उसको 100% उसमें एसेंट देना ही होता है। इसको लेके आर्टिकल आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी है इसको लेके इसमें बताया गया है। आपको पता होगा रिसेंटली तेलंगाना ने क्या करी थी, तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में केस करी थी। क्यों? केस नहीं, बेसिकली पिटीशन फाइल करी थी अगेंस्ट तमिलिसी सौंदरराजन जी के द्वारा, जो कि गवर्नर है कहाँ के? तेलंगाना के, और पुडुचेरी के भी गवर्नर है। ये बिल्स में एसेंट अपना नहीं दे रहे थे।
और तमिलनाडु में ऑलमोस्ट बताया जा रहा है 13 ऐसी बिल्स है, 13 ऐसी बिल्स जिसमें RN रवि जी ने एसेंट अपना नहीं दिया है। 13 बिल्स जो पास कर दिया गया है तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसको अभी तक एसेंट नहीं दिया गया है, यानी कि देरी की जा रही है। और ये जो रेजोल्यूशन पारित किया गया ना, कई सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है इस रेजोल्यूशन को, जैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और भी कई सारी स्टेट्स की पार्टी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया और वहाँ भी ऐसे रेजोल्यूशन पारित करने की बातें की जा रही है। ओके, ये था जो कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी होती है उसके बारे में, ये पूरा का पूरा आर्टिकल। सो ये जो है राइटर, ये कौन है, मनुराज सन्मुगा सुंदरम, ये द्रविड़ मुनिंद्रम कजागम, जो कि स्टॉलिन जी की पार्टी है, वहाँ पे ये एज अ स्पोक्स पर्सन है द्रविड़ मुनिंद्रम कजागम पार्टी के। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि आपको ओपिनियन वाली पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या है, द डेथ ऑफ नेहरूवियन आइडिया। बेसिकली क्या हुआ है ना, क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आती है, विज्ञान प्रसार। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी मतलब इन पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, गवर्नमेंट इस पर अपना रूल नहीं लगा सकती है कोई भी। रिसेंटली हम लोगों ने नेशनल साइंस डे जो सेलिब्रेट किया 28 फरवरी को, ये डॉक्टर रमन जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये विज्ञान जो है विज्ञान प्रसार, इस ऑटोनोमस बॉडी को बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाता है। इसको लेके ये पूरा आर्टिकल बताया गया है किस तरीके से ऑटोनोमस बॉडी जो वो कैंसिल किया जा रहा है, और गवर्नमेंट के अंदर में इन्फ्लुएंस में कई सारी एजेंसीज को लाया जा रहा है ऑटोनोमस बॉडी को कैंसिल करके। इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। एंड ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ऑटोनोमस बॉडी को बिल्कुल गवर्नमेंट का यहाँ पे आर्ग्यूबली किया गया है, जो आर्गूमेंट है वो देखने को मिलेगा बिटवीन द राइटर एंड द गवर्नमेंट। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या है, जो साइकेडेलिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसको यूजेज को लेके यहाँ पे बताया गया है। आपको पता होगा ना, ऐसे सब्सटेंसेस लेने के बाद जो ह्यूमन बॉडी है, साइकेडेलिक सब्सटेंसेस बेसिकली अब मेडिसिनल यूजेज के बारे में कितना यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है मेडिसिनल यूजेज इसका, इसके बारे में बताया जा रहा है। इस सब्सटेंस को लेने के बाद जो ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, जो भी मेच्योरिटी होती है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी सोचने की परसेप्शन है, मूड है, थॉट प्रोसेसिंग है, ये सारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कब, जब पर्सन साइकेडेलिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा ना, कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने से पहले एनेस्थेसिया दी जाती है। ये एनेस्थेसिया क्या होता है, ये साइकेडेलिक सब्सटेंसेस ही होती है जो पर्सन को बिल्कुल बेहोश कर देती है, यानी कि इसकी सोचने में सारा क्षमता ही खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से जो साइकेडेलिक सब्सटेंसेस होता है, ये कई सारे, इसका जो कंज्यूमर है ये बढ़ रहा है। इसको लेके यहाँ पे जो चिंता है वो जताई गई है बाय द राइटर। एंड जो ये साइकेडेलिक सब्सटेंसेस ये प्रोवाइड कराता है इंट्रीगिंग एवेन्यू थ्रू विच वन कैन प्रूव द बॉर्डर कंस्ट्रक्टिव, यानी कि इसमें बेसिकली बताया है क्रिएटिविटी वगैरह, स्पिरिचुअलिटी वगैरह, ये सारी कॉन्शियसनेस जो ये बिल्कुल खत्म हो जाती है अगर आप साइकेडेलिक सब्सटेंसेस लेते हो तो। एंड बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 14 ऐप्स जो है ये बैन कर दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स, जो कि टेरर ग्रुप्स के द्वारा ये चैट्स, बिल्कुल चैट्स वाले ऐप्स हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह होते हैं उसी तरीके से ऐप्स हैं जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब कि एक जगह से इन्फॉर्मेशन जाती है दूसरी जगह पे डायरेक्ट पहुंचती है, बीच में कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता, नहीं कुछ कर सकता, ये डिकोड किए जाते हैं बेसिकली। और ये बैन किया गया है जम्मू कश्मीर में, बताया जा रहा है टेरर ग्रुप के द्वारा ये यूज़ किए जाते थे, इस कारण से इसको बैन किया गया है। जम्मू कश्मीर में रिसेंटली UAE का एक कंपनी है अमार करके, AMAR अमार, ये सेटअप करेंगे मॉल कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको मनोज सिन्हा देखने को मिलेगा। एंड जम्मू कश्मीर में रिसेंटली रायसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा लिथियम जो डिपॉजिट्स है वो पाया गया है, लिथियम डिपॉजिट्स। जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जिसको हम लोग चेनाब ब्रिज भी कहते हैं। ये कितना मीटर का, 259 मीटर का, और 235 मीटर का जो एफिल टावर है पेरिस में वो है, यानी उससे भी बड़ा ये हाइट, उससे भी ज़्यादा हाइट का ये रेलवे ब्रिज। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा मेटाई कम्युनिटी कहाँ की है, मेटाई कम्युनिटी मणिपुर की है, बस आपको इतना याद होना चाहिए। मेटाई एक ST कम्युनिटी है जो कि मणिपुर के है, वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। जब फाइनल ये चीज़ें जब आ जाएगी ना तो फिर आपको पता होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है इंडिया को, क्यों, क्योंकि इंडिया जो है अभी बन गया है सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल परचेज करने वाला कंट्री फ्रॉम रसिया। पहले हम लोग इराक से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज करते थे, बट रसिया हमको हैवी डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा रहा है, तो हम क्यों ना ले। तो रसिया से क्रूड ऑयल इंडिया लेता है और वापस से सप्लाई करता है यूरोप को, ये आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा। जापान जो है ये ट्रेन करेगा 1000 इंडियन इंजीनियर्स को फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक जो प्रोजेक्ट है ये आएगी, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ये डेवलप किया जा रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक के जो रूट्स है ये। इसमें 1000 इंजीनियर को जापान के द्वारा ट्रेन किए जाएंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आसियान से रिलेटेड। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में देखने को मिलेगा, जो कि इंडोनेशिया में इस ईयर यानी कि 2023 में 10 से 11 मई को इसका जो एनुअल मीटिंग है वो होस्ट किया जाना है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में ही। एंड ये 42nd मीटिंग होगा आसियान का। आसियान इंडिया इसका मेंबर है आसियान का? नहीं, इंडिया नहीं है। इंडिया के अलावा 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आसियान का मेंबर। ये 10 कौन कौन सा है? अच्छा, पहले आसियान का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, गठन हुआ था, ये कब हुआ था? 1967 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया MTS 2021 का पेपर आप उठा के देखो, वहाँ पे पूछा गया है। ओके, आसियान के जो 10 मेंबर ये कौन कौन सा है? सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन आप एक तरफ से देख लो कौन कौन सा। सबसे पहला म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। ये सारे 10 कंट्रीज़ जो है मेंबर ऑफ आसियान है। और इसका जो एक्सरसाइज होने वाला है, बेसिकली इंडिया इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि साउथ चाइना सी में होने वाला है आज से ही, यानी कि 2 मई से ही। और ये सिंगापुर में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, सॉरी नेवी के जो चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन जो कि सिंगापुर में होना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में, ये दोनों जो मीटिंग्स है वो होने वाले हैं यहीं पे। ये आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भी पार्टिसिपेट जो इनविटेशन है ये किए जाएंगे आर हरि कुमार जी के द्वारा, जो कि इंडियन जो नेवी है उनकी चीफ है एडमिरल हरि कुमार। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आसियान मेंबर आपको पता है ना, कंबोडिया मेंबर है आसियान का, जो कि आज करे इंडिया से टाइगर मांगा है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उसमें से 70% इंडिया में ही पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था बाय PM इंदिरा गांधी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि अभी 50 ईयर्स रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। और ये कहाँ पे इनोग्रेट जो लॉन्च है ये किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का? ये उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व है, एक कौन सा नाम है उसका? उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये इनोग्रेट किए गए थे टाइगर प्रोजेक्ट। रिसेंटली एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है 30 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। ये 1992 में जो है लॉन्च किया गया था एलिफेंट प्रोजेक्ट। ओके, एंड एनीथिंग एल्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन नेशन? फिलीपींस आपको जो फिलीपींस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैपिटल मनीला, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रिसेंटली त्रिपुरा ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है लोन ले रखी है ड्यू टू सम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। एंड ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको वर्ल्ड वाली पेज से देखने को मिलेगा कल, जो है सॉरी कल नहीं, ये कब हुआ था? 30 अप्रैल को। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियोयेव, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट। ये रेफरेंडम विन कर दिया, यानी कि जन्म संग्रह इनको मिल गया है। ऑलमोस्ट 90% जो ये है, ये 90% जो एसेंट रेफरेंडम है ये गवर्नर के जो प्रेसिडेंट है उसके फेवर में आया है। और ये रेफरेंडम विन हो चुका है, रेफरेंडम जीत गए हैं रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा जीतने के लिए। उज्बेकिस्तान जो है ये ऐसे जो मेंबर है कंट्रीज़ है उसके मेंबर भी देखने को मिलेगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल हम लोग होस्ट करेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कहीं से नहीं, आई थिंक सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था। बाकी इधर स्पोर्ट्स वाली पेज में उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते नहीं है, जब होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ओके, सो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में 3 मई आपको पता है ना क्या होती है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है वो मनाई जाती है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाई जाती है और हम लोग मिलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को। और इसी डे में दिए जाते हैं गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ओके, सो आई एम गोइंग टू से यू बाय एंड मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।